तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। मच अवेटेड UFC 288 होने वाला है इस वीकेंड को। एंड स्पेशली हेनरी सोडो कम बैक करने वाले 2020 के बाद। सो ये वीकेंड काफ़ी मच फायर वर्क हमको देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कार्ड ये रहने वाला है। इस कार्ड के बारे में अगर आपको पता हो तो बेन्युल दरविश एंड चार्ल्स ओलिवेरा भी इसमें खेलने वाले थे, बट किसी तरह से चार्ल्स ओलिवेरा को कोई थोड़ा इंजरी हो गई और उन्हें जो है वो इस मैच से जो है पीछे हटना पड़ा था, जो कि आगे के लिए शेड्यूल मैच हो गया है। सो वो अलग बात है। उसके बाद मोबसार एवलोप जो कि एक रशियन फाइटर हैं, उनका मैच होने वाला था ब्राइस मिचेल के साथ, वो कैंसिल हो गया। आई थिंक उन दोनों का एक बार पहले भी मैच शेड्यूल हुआ था, वो भी कैंसिल हो गया था। तो आई थिंक ये किसी तरह से अगर आपको लगे तो मैं एक बहुत ज़्यादा मिसफॉर्चून ही कहना चाहूँगा कि ये मैच दोबारा से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जगह डियोगो लोपेज जो है एक हफ्ते के नोटिस पे जो है इस मैच को उन्होंने लिया है। एंड काफ़ी मच अप्रिशिएटेड उनको कहना चाहिए कि उन्होंने ये किसी तरह से ये फाइट बचा ली थी। सो अब हम डिस्कस करते हैं इस कार्ड के बारे में। जो मेन कार्ड रहने वाला, पहला जो मैच रहने वाला वो रहने वाला क्रॉन ग्रेसी एंड चार्ल्स जॉर्डेनियन का। सो चार्ल्स जॉर्डेनियन का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो वो पिछले दो मैचेस हारे ही हैं एंड उनका रिकॉर्ड काफ़ी थोड़ा लूजिंग में चल रहा है। अब रही बात रहती है क्रॉन ग्रेसी की। क्रॉन ग्रेसी एक बहुत ही अपर हायर, बहुत ही मच रेपुटेड फैमिली से आते हैं, ग्रेसी फैमिली। उनके जो हैं वो रेंजो ग्रेसी हैं और काफ़ी ज़्यादा मेंबर हैं। सो उन्होंने जो है वो, अगर आपको पता हो तो ब्राज़ीलियन जिजित्सु बीजेजे उन्होंने इन्वेंट करे था, तो ग्रेसी फैमिली के ही एक मेंबर हैं। सो इस मैच को जीतने के लिए वो बहुत ज़्यादा फेवरेट रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से चार्ल्स जॉर्डेनियन के परफॉर्मेंस रही है कुछ लास्ट मैचेस में, और क्रॉन ग्रेसी का जो कद इसमें जो है वो दिखाया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिनकी उनकी हाइप दिखाई जा रही है, आई थिंक क्रॉन ग्रेसी को मैच बहुत आराम से जीतना चाहिए। नेक्स्ट फाइट आती है मोबसार एवलोव एंड डियोगो लोपेज की। मोबसार एवलोव के अगर आपने मैचेस देखे हैं, स्पेशली जो मैंने तो उनके दो तीन लास्ट मैच देखे थे, आई थिंक वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत डोमिनेट रहती है, वो ग्राउंड पे हो या उनकी जो है वो एज अ स्ट्राइकिंग, वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग रहती है। और वो उनका रिकॉर्ड भी 16-0 का है, वो कभी मैचेस हारे ही नहीं हैं अपने MMA करियर में। दूसरी बात आती है डिएगो लोपेज की। डिएगो लोपेज को हमने फाइट करते हुए कभी नहीं देखा है, एंड उनका जो रिकॉर्ड जहाँ तक मैं चेक कर रहा था वो 21 विन्स एंड 5 लॉसेस का, तो वो काफ़ी एक हार्ड मैच दे सकते हैं मोबसार को। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि मोबसार का और इनका मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बट जिस तरीके से मैंने मोबसार को परफॉर्म करते हुए देखा, जिस तरह से वो अपना जो है वो मैच खेलते हैं, जिस तरीके से वो डोमिनेट करते हैं, आई थिंक मैं उनको इसमें फेवरेट देना चाहूँगा कि मोबसार आराम से इस मैच को जीत सकते हैं, एंड आई थिंक जीतना भी चाहिए। अब वोमेन स्ट्रॉवेट में अगला मुकाबला आता है जेसिका एंड्राज एंड यान का। यान आई थिंक जो उनका रिकॉर्ड रहा है, लास्ट मैच वो जीते थे, इससे पहले वो हैं, अगर यान एग्जान का अगर देखा जाए तो लास्ट मैच वो जीती थी मैकेंजी डर्न के खिलाफ एंड मरियाना रोड्रिगेज के खिलाफ वो अपना मैच हारी थी। अब दूसरी तरफ आती है जेसिका एंड्राज। जेसिका एंड्राज का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो लास्ट मैच वो हारी हैं एंड उसके पहले लॉरेन मर्फी से वो जीती थी। तो इन दोनों का जो रिकॉर्ड अभी चल रहा है, जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस भी रही है, और जहाँ तक मैंने जेसिका अंद्राज के मुकाबले भी देखे हैं, उनका मुकाबला मैंने देखा था जॉन जोंग वैली के खिलाफ, तब भी जोंग वैली ने बहुत अच्छे से डोमिनेट किया था, जो मुकाबला हुआ था टाइटल फाइट का चाइना में। तो जहाँ तक जो प्रॉब्लम रहती है जेसिका अंद्राज की, आई थिंक वो थोड़ी हाइट में छोटी हैं एंड थोड़ी बफ हैं। उनकी वजह से जो है दूसरे जो प्लेयर रहते हैं वो उनका थोड़ा हाइट का, रीच का एडवांटेज होके वो आराम से उनको जो है वो हरा देते हैं। अब इस मैच में जहाँ तक देखा जाए तो मुझे यान के जीतने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, जिस हिसाब से यान की परफॉर्मेंस भी है। एक बार एक दो मैचेस में मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो थोड़ी मिस फॉर्चून और थोड़ा उनका जो है वो लक ख़राब था, जिसकी वजह से अपना वो मैच हारी थी। आई थिंक मरीना रोड्रिगेज के खिलाफ वो उस मैच को जीत सकती थी, जो मैंने इससे पहले का मुकाबला देखा जिसमें वो हारी थी। सो जहाँ तक मुझे इसमें लग रहा है, आई थिंक 60-40 मैं इसमें कहना चाहूँगा यान के जीतने के चांसेस हैं। 60% आई थिंक यान के जीतने के, 40% जेसिका अंद्राज के जीतने के, इसमें मुझे चांसेस लग रहे हैं। अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबले की, जो कि बिलाल मोहम्मद और गिलबर्ट बर्न्स का आता है। गिलबर्ट बर्न्स अभी एक महीना भी नहीं हुआ उस बंदे को, और वो बंदा फिर से फाइटिंग में वापस आ रहा है। वो कोई
बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड हम उसको कहना चाहेंगे, बिकॉज़ उन्होंने मासविदाल को हराया था और मासविदाल को रिटायर लेने को मजबूर किया था। एंड बिलाल मोहम्मद अब लास्ट टाइम खेले थे आई थिंक 2022 में चार्ल्स ओलिवेरा एंड इस्लाम माखाचेव का मुकाबला था, जिसमें इस्लाम माखाचेव ने वो टाइटल जीती थी, और उस समय बिलाल मोहम्मद हबीब के अंडर जो है ट्रेन कर रहे थे और बहुत ही डोमिनेट तरीके से उन्होंने शॉन ब्रेडी को हराया था। वो मैच आई थिंक मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बिकॉज शॉन ब्रेडी उससे पहले अनडिफीटेड थे। उस बंदे को जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइकिंग से नॉन स्टॉप पंचेस मार के उनको बेहाल कर दिया था, आई थिंक वो बहुत ही इंप्रेसिव उनकी फाइट थी। और आई थिंक बिलाल मोहम्मद की एक यही बात है कि वो बहुत ही कभी हार नहीं मानते, और हमेशा अगर वो इंजर्ड भी हो, अगर उनके कहीं कट वट भी लग जाए, तो ऐसा कभी नहीं लगता कि वो जो है वो मैच लूजिंग की पोजीशन पे, हमेशा वो डोमिनेट और अग्रेसिव रहते हैं। वो हमेशा दूसरे पे जो है वो हावी रहने की कोशिश करते हैं। सो अगर ये एक ऐसा मुकाबला है जिसको मैं किसी भी तरीके से प्रेडिक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। इसमें मैं दोनों को 50-50% देना चाहूँगा कि कोई भी इस मैच को जीत सकता है। ये एक ऐसा मुकाबला है जिसको मैं बिल्कुल भी किसी तरह से प्रेडिक्शन में अपनी ले नहीं रह सकता। सो ये मैच देखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक मच अवेटेड मुकाबला रहेगा, और मैं देखना चाहूँगा कि कौन इसमें जीतता है। मैं इसमें दोनों को चांसेस देना चाहूँगा। आई थिंक दोनों ही जीतने के इसमें हैवी जो है वो फेवरेट है। अब आ रही आती है हमारे मेन मुकाबले की, अल्जेमेन स्टर्लिंग और हेनरी सहोडो की। हेनरी सहोडो 2020 में लास्ट टाइम खेले थे डोमिनिक क्रूज के खिलाफ, और बहुत ही अच्छी तरह से डोमिनेट। आई थिंक हेनरी सहोडो ने 2 मैच अपने हारे थे, उसके बाद से वो हर मैच अपना डोमिनेंट तरीके से जीतते ही आ रहे थे। मित्र जॉनसन एंड एक डियोगो के खिलाफ वो मैच हारे थे लगातार 2 मैचेस, उसके बाद वो जीतते ही आ रहे थे। उन्होंने दिमित्रिस जॉनसन को एक बार फिर से हराया था और अपना जो है वो फ्लाईवेट चैंपियन जीती थी। उसके बाद दिमित्रिस जॉनसन ने रिटायर ले लिया था। हेनरी सऊडो के अगर एक्colades की बात करें जाए तो उनके पास काफ़ी अच्छी चैंपियनशिप हैं। वो फ्लाईवेट चैंपियन हैं, वो बैंटमवेट चैंपियन हैं, वो एक बहुत ही एक कहना चाहूँगा ओलंपिक जो चैंपियनशिप होती है आई थिंक बहुत ही टफ जो है वो जीतना गोल्ड होता है, वो भी उन्होंने जीत रखा है। और हेनरी सहुडो की अगर आप बात करी जाए, वो एक एज ए रेसलर हैं, बट जो उन्होंने लास्ट अगर आप उनके कुछ मुकाबले देखें तो वो सारे उन्होंने स्ट्राइकिंग से ही मैच जीते हैं। आई थिंक या अपोनेंट सामने वाला उनको जो है वो रेसलिंग में नहीं लेना चाहता कि उनको पता है वो हार जाएंगे, लेकिन जो स्टैंड अप गेम है हैंडी सौडो की बहुत ही ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा कि सुपर्ब है। अब दूसरी बात आती है अल्जेमेन स्टर्लिंग की। सो अल्जेमेन स्टर्लिंग जो है जब पहला मैच वो जीते थे पीटर यान से और उसके बाद वो चैंपियन बने थे, आई थिंक वो एक बहुत ही मिसफॉर्चुनेट रहा था पीटर यान के लिए, क्योंकि वो उस मैच को जीत रहे थे। लेकिन उसके बाद दोबारा उन्होंने जिस हिसाब से पीटर यान को हराया है, और उसके बाद जो उन्होंने टीजे दिलशॉ को हराया है, सो अल्जेमेन स्टर्लिंग में मेरे ख्याल से एक बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है वो उन्होंने अपनी रेसलिंग का सहारा लेके वो मैचेस अपने जीते थे। बट टीजे दिलशॉ को तो उन्होंने बहुत ही पूरे तरीके से नॉकआउट किया था। टीजे दिलशॉ तो पहले ही उन्होंने बताया था कि वो इंजर्ड चल रहे थे या उनकी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उसके बाद उन्होंने भी जो है वो रिटायरमेंट ले ली थी। बट अब बारी आती है एक टफ अपोनेंट हेनरी सौडो की। हेनरी सौडो आई थिंक मैं इसमें बहुत ही फेवरेट मानना चाहूँगा उनको जीतने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो 2-3 साल बाद आ रहे हैं और उसके बाद उन्हें रिंग रस्ट हो गया, लेकिन वो नहीं जानते कि हेनरी सौडो ने जिस हिसाब से अपनी फाइटिंग करी, जिस हिसाब से वो अपने मैचेस खेलते हैं, और आई थिंक वो अब रिटायरमेंट के बाद भी जिस तरीके से उन्होंने बताया भी कि वो काफ़ी सारे चैंपियंस को अपने अंडर ट्रेन भी कर रहे थे और हमेशा डेली ट्रेन करते थे। सो आई डोंट थिंक सो रिंग रस्ट उनके लिए कोई प्रॉब्लम रहना चाहेगा। और मेरे ख्याल से जो उनकी परफॉर्मेंस है, जिस हिसाब से वो खेलते हैं, मैं टोटली फेवरेट करना चाहूँगा हेनरी सहुडो के। और आई थिंक ये मैच 3-4 राउंड से ऊपर नहीं जाना चाहिए और हेनरी सहुडो को बड़े आराम से मैच जीत जाना चाहिए। तो ये मेरी कुछ प्रोडिक्शन है। और मैं एक और टॉपिक कवर करना चाहूँगा, वो है फ्रांसिस नगानू के। लास्ट टाइम वो खेले थे सीरियल गान के खिलाफ, और सीरियल गान के खिलाफ वो बहुत आराम से मैच जीते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, जो काफ़ी हैवी कॉन्ट्रैक्ट उन्हें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डायना वाइट दे रहे थे और उन्होंने बताया भी था। लेकिन उनकी कुछ डिमांड्स ऐसी रहती हैं जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा, और उन्हें लगा कि बाकी और जो है प्रमोशन उन्हें काफ़ी अच्छा जो है वो चांसेस देंगे, एंड वो आगे जाके अपना जो है बॉक्सिंग भी कर पाएंगे और उन्हें हैवी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा। बट अभी न्यूज़ आ रही है कि वन चैम्पियनशिप के जो सीईओ हैं उनके साथ उनकी जो प्रेसिडेंट है उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने वो है वो अपने हाथ पीछे खींच लिए कि हम फ्रांसिस नगानू के जो है आगे जो है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते, हम अपने हाथ खींच रहे हैं।
सो आई थिंक प्रॉब्लम में, अगर सारे ही प्रमोशन अगर आपसे हाथ खींच रहे हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फ्रांसिस नगानू की साइड में कहना चाहूँगा। जिस तरीके से आई थिंक उनका अभी प्राइम चल रहा था, प्राइम के बीच में जिन्होंने एक आई थिंक वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के उन्होंने सोचा कि आई थिंक मैं कहीं और जाऊंगा और उससे डबल पैसे कमाऊंगा। आई थिंक कहीं ना कहीं उनका मनी माइंडेड दिमाग और कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने के दिमाग की वजह से ही वो आज सफ़र कर रहे हैं। मेरा अगर उनके लिए कोई एक सलाह होगी तो यही होगी कि प्लीज़, आपका टाइम जा रहा है, जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए एंड अपना जो है करियर दोबारा दोबारा से रिवाइव करिए। बिकॉज़ अगर आप बॉक्सिंग में जाना चाहते हो तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारी डिमांड्स, दूसरे की डिमांड्स, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इस चक्कर में आपका करियर जो है वो डाउन हो जाएगा और फिर आप धीरे धीरे फेड हो जाओगे। सो ये मेरी कुछ एडवाइस है फ्रांसिस नगानू की, जल्दी से जल्दी हो सके एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए एंड दोबारा फाइटिंग वर्ल्ड में अपना नाम करिए। बिकॉज ये फाइटिंग वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें अगर आप फाइट नहीं करते धीरे धीरे सब भूल जाते हैं, चाहे एक टाइम पे कोई कितना भी बड़ा फ़ैन हो। सो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी डिमांड रख सकते हो। सो ये मेरी कुछ एडवाइस थी एंड ये मेरी कुछ प्रोडिक्शन थी। बाकी अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आपसे मिलते हैं UFC 288 के लाइव वॉच अलॉन्ग में। तब तक के लिए धन्यवाद।